सौतन बनके माँ ने उजाड़ा बेटी का घर। मालिक, सोनाक्षी बिटिया सारा दिन खाना नहीं खाती है और पूरे दिन कमरे में अकेले बैठी रहती है। मैं खुद बहुत परेशान हूं रामू काका इस बात से। मालिक, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि सोनाक्षी बिटिया को उनकी माँ का प्यार फिर से मिल सके। घर के मामूली नौकर की बात रघुवीर के दिल पर लग जाती है और वो कुछ ही दिन में दूसरी शादी कर लेता है। सोनाक्षी, ये देखो तुम्हारी माँ मिसेस कावेरी। आज से तुम्हें अपनी माँ की कमी कभी नहीं खलेगी। ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। अच्छा, तो मेरी सौतेली बेटी भी है। हाँ सोनाक्षी, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी माँ की कमी खलने नहीं दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सोनाक्षी भी अब खुश रहने लगी थी। तभी एक दिन, वैसे कावेरी, सोनाक्षी की उम्र अभी शादी की हो गई है और उसके लिए एक बहुत ही अच्छे से घर से रिश्ता आया है। ये देखो, ये तस्वीर कैसी लग रही है तुम्हें? लड़का तो सही है और अच्छे परिवार से है, तो शादी कर ही देनी चाहिए। तभी सोनाक्षी लड़के की तस्वीर को देखती है और लड़का इतना सुंदर होता है कि सोनाक्षी पहली नजर में ही उसे पसंद कर लेती है, जिसके बाद पूरे घर में शादी की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कावेरी अपने कमरे में खुद से बातें करते हुए, अच्छा है मेरी सौतेली बेटी को मेरे हस्बैंड ने जल्दी ही निपटा दिया। अब अपना खुद का बेबी करूंगी और उसके साथ खुशहाल जिंदगी इस आलीशान घर में गुजारूंगी। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजरते हैं और घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही होती है। तभी उसी बीच रघुवीर अपनी बेटी सोनाक्षी से कहता है, वैसे सोनाक्षी बेटा, मैं क्या सोच रहा था कि अब तो तेरी शादी भी होने वाली है, तो क्यों ना एक बार शॉपिंग कर ले मिलकर। हाँ, मजा आएगा। आइडिया बुरा नहीं है, चलो चलते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है, गाड़ी मैं चलाऊंगी। इस लड़की को भी चैन नहीं है, दिन भर अपने बाप के पैसों को उड़ाती रहती है। खैर छोड़ो, अब तो शादी भी होने वाली है। कावेरी, तुम चलोगी हमारे साथ? नहीं, आप लोग जाइए। सोनाक्षी कार ड्राइव करके घर से हाईवे की तरफ निकलती कि तभी उसकी गाड़ी एक बहुत बड़े ट्रक से टक्कर खाती है, जिसके कारण उसके पिता रघुवीर कार से बाहर गिर जाते हैं और उनका सर फट जाता है। सोनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। माँ, माँ, पापा, पापा और मेरा एक्सीडेंट हो गया माँ, और पापा के सर से बहुत खून निकल रहा है माँ, हम हाईवे पर है माँ। पल भर में वहां लोग और पुलिस इकट्ठे होते हैं। कुछ देर में कावेरी भी वहां पहुंचती है और वो फूट फूट के रोने लगती है। इसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है और फिर बॉडी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके भरोसे ही तो मैं इस घर में आई थी, वापस आ जाइए ना। हंसती खेलती जिंदगी कावेरी की उजड़ चुकी थी। इस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं अपनी सौतेली बेटी को कभी माफ नहीं करूंगी। अब जहां कावेरी अपने पति को खोने से टूट चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी के ससुराल वाले भी बहुत दुखी थे। तभी परेशान होते हुए उर्मिला एक दिन कावेरी को फोन करती है। कावेरी जी, आपके साथ जो भी हुआ सुनकर बहुत दुख हुआ। आपके साथ तो अनहोनी हो गई, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को कचोरते हुए आपसे ये बात पूछती हूँ कि क्या अब हमारे बच्चों की शादी हो पाएगी? जी, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ उर्मिला जी। बाकी मैं नहीं चाहती कि ये शादी रुके, और उसके पिता भी चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी उसी घर में हो, तो मैं ये शादी करवा दूंगी। अब कुछ दिन बाद एक अच्छा मुहूर्त देखकर कावेरी अपनी बेटी की शादी अशोक से करवा देती है। आओ सोनाक्षी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह, अरे सोनाक्षी, इतनी जल्दी उठकर तुमने इतना सारा खाना भी बना दिया। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मैंने सोचा था कि हम लंच पर बाहर जाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन सोनाक्षी ने अपनी पहली रसोई का खाना बनाया तो बहुत जबरदस्त है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। सोनाक्षी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए मैं मम्मी को यहाँ बुला लूं, उनका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अब सोनाक्षी के इतना जिद करने पर कावेरी अपने सौतेली बेटी के ससुराल पहुंचती है। अरे कावेरी जी, अंदर आइए ना। मेरी सौतेली बेटी का ससुराल तो कुछ ज्यादा ही आलीशान है, मेरी जिंदगी उजाड़ कर यहाँ ऐश कर रही है। अब रात को ऑफिस से अशोक घर आता है। अरे सासू माँ, आप आ गई, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। सोनाक्षी, फटाफट खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। सोनाक्षी सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है। तभी अशोक अपने हाथों से सोनाक्षी को खाना खिलाने लगता है। जब तक तुम्हें अपने हाथ से खाना न खिलाऊं, मेरा तो पेट ही नहीं भरता।
मेरे पति को मुझसे छीन कर कैसे अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही है मेरी ये सौतेली बेटी। कावेरी जरा भी खुश नहीं थी अपनी सौतेली बेटी और उसके पति की शादीशुदा खुशहाल जिंदगी को देखकर। तभी एक रात कावेरी अपनी बेटी के कमरे की तरफ से गुजर रही होती है जहां अशोक अपनी पत्नी के पैरों को दबा रहा होता है। अब कैसा लग रहा है सोनाक्षी? पैरों का दर्द में थोड़ा सा आराम हुआ? अब ठीक है। बस बहुत हो गया, मैं अपनी सौतेली बेटी की जिंदगी से उसके पति का सारा सुख छीन लूंगी। ये सब देखकर अब कावेरी अपनी बेटी के प्रति षड्यंत्र रचना शुरू करती है। अगले दिन सुबह, दामाद जी, मेरे हाथ में थोड़ी चोट लग गई है, तो क्या ये सब्जी रोटी मुझे अपने हाथों से खिला देंगे? ये क्या बोल रही हैं समधन जी? ठीक है, लाइए मैं खिला देता हूँ। अशोक अपने हाथों से अपनी सास को खाना खिला रहा होता है। सोनाक्षी को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इसी तरह अगले दिन सुबह जब अशोक सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तभी कावेरी कहती है, ओह अशोक, तुम कितने बोरिंग हो, रोज ऑफिस और घर, इसके अलावा भी कुछ कर लिया करो। चलो आज मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर चलती हूँ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। सोनाक्षी तुम भी रेडी हो जाओ। नहीं, आप लोग जाइए, मुझे घर में कुछ काम निपटाना है तो मैं बिजी हूँ। अब कावेरी अशोक को लेकर एक क्लब में जाती है। अरे सासू माँ, ये कहाँ लेकर आ गई आप मुझे? ये क्लब है अशोक, डोंट वरी, एंजॉय करो, कुछ नहीं होगा। अब कावेरी जानबूझकर उसके शरीर को छूने लगती है और उसे बहुत सारी दारू पिला देती है। अब लड़खड़ाते हुए अशोक रात 2 बजे घर आता है। अशोक, तुमने दारू पी है? तुम तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। माँ, इन्होंने शराब कब पी? क्या अशोक ने शराब पी रखी है? मुझे तो पता ही नहीं चला। सोनाक्षी कुछ नहीं कहती और जैसे तैसे पकड़कर अशोक को कमरे में लेकर जाती है। सोनाक्षी अब बहुत परेशान रहने लगी थी। तभी एक रात, क्या हुआ अशोक, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, सासू माँ के कमरे में जा रहा हूँ, उनके पैरों में तेल लगाने। अशोक कमरे में आकर अपनी सास के पैरों में तेल लगाने लगता है। अशोक, तुम्हें नींद नहीं आ रही जो इतनी रात को मेरे कमरे में आ रहे हो? अरे नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। पता नहीं आपने कैसा जादू कर दिया मुझ पर। मन करता है दिन भर बस आपके साथ रहूं। शायद मैं आपको प्यार करने लगा हूं। शायद नहीं, यही हकीकत है। अशोक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ। कावेरी अशोक को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लेती है, लेकिन इतना करने के बाद भी कावेरी शांत नहीं होती। और एक दिन, मेरी बात ध्यान से सुनो, अशोक रोज हाईवे के पास से ही जाता है। मैं उसे कांचीपुरा हाईवे के पास भेजूंगी, तुम्हें उसे वहीं खत्म करना है। ठीक है मैडम, काम हो जाएगा, बस आप पैसे तैयार रखना। अब सुबह सुबह अशोक ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। सुनो अशोक, आज तुम कांचीपुरा के हाईवे की तरफ से जाना ऑफिस। मेरी एक दवाई खत्म हो गई है तो वो भी लेते आना, और मेरी ये आयुर्वेदिक दवाई नहीं मिलती है। ला देंगे सासू माँ, आपके लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। एक बार फिर सोनाक्षी को अपने पति अशोक की ये टोन बेकार लगती है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। अशोक हाईवे की तरफ कार लेकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी अपनी माँ के कमरे की ओर से गुजरती है। मेरी बात कान खोल कर सुनो, 5 6 7 8 9 4 ये गाड़ी नंबर है, इसको उड़ाना है। सोनाक्षी अपने पति की गाड़ी का नंबर सुनकर फौरन अपनी माँ से घबराते हुए पूछती है, ये सब क्या है माँ? ये तो मेरे पति की गाड़ी का नंबर है, लेकिन आप उन्हें मारना क्यों चाहती हैं? ओहो, अब तो तुमने बहुत देर कर दी चीजें जानने में सोनाक्षी। अब तो तुम्हारा सुहाग उजड़ भी चुका होगा, वैसे ही जैसे तुमने अपने बाप को मार के मेरा सुहाग उजाड़ा था। सोनाक्षी को कुछ समझ नहीं आता और वो जैसे तैसे हाईवे पर पहुंचती है जहां ऑलरेडी पुलिस खड़ी हुई थी। आप ठीक है अशोक जी? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ ने आपकी जान ले ही ली होगी। ये कुछ गाड़ियां कब से मेरा पीछा कर रही थी? एक सेकंड, तुमने क्या कहा? तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ मुझे क्यों मारना चाहती है? सोनाक्षी सारा सच अपने पति को बताती है, जिसके बाद अशोक सोनाक्षी को लेकर घर पहुंचता है। तुम जिंदा कैसे बच सकते हो? अपनी पत्नी के कारण। उसके सुहाग में इतनी ताकत थी कि उसने मुझे बचा लिया, लेकिन आपने क्या किया? मुझसे प्यार का झूठा नाटक कर अपनी ही बेटी की सौतन बन गई और फिर मुझे ही मारने की प्लानिंग की। सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप अपनी बेटी का सुहाग ही उजाड़ना चाह रही थी। माँ, पिताजी के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन मेरा विश्वास करें, वो सब एक हादसा था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अशोक, तुम ठीक कह रहे हो, शायद मेरे मन का जहर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया जो मैं आज अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ने पहुंच गई। लेकिन बस अब और नहीं,
मुझे माफ कर दो। अशोक अपने विचार से दोनों ही माँ बेटी के अंदर की गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, जिसके बाद कावेरी वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। आओ पोता बहू, घर के अंदर आओ, इसे अपना ही घर समझो। अगले दिन सुबह गुंजन अपनी पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में आती है, जहाँ बहुत सारे बेसन के कट्टे रखे हुए होते हैं और कुछ कट्टों में अलग अलग तरह के चावल रखे हुए होते हैं। बाप रे, ये रसोई में इतना सारा बेसन का कट्टा क्यों रखा हुआ है और ये इतने तरह के चावल क्यों रखे हुए? वैसे माँ ने कहा था कि पहले रसोई में कुछ स्वादिष्ट खाना बनाना, लेकिन यहाँ तो बेसन चावल के सिवा कुछ है ही नहीं। एक काम करती हूँ, बाहर जाकर मटर पनीर खरीद कर ले आती हूँ। भैया, सफल के मटर और पनीर मसाला और फूड क्रीम दे दीजिए। हाँ जी मैडम, रुकिए अभी देता हूँ। गुंजन सामान लेकर घर आती है और रसोई में जाकर पहली रसोई का खाना बनाना शुरू करती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर मटर पनीर पूरी पुलाव बनाकर सर्व करती है। सभी लोग खाने को देखकर मुंह सड़ाते हुए कहते हैं, हे राम, पोता बहू ये क्या बना दिया? पूरी? इस उम्र में मेरे दांत से पूरियां टूटेंगी। दादी सास, पुलाव भी है, पुलाव खाइए ना। क्या बहू, हमसे बिना पूछे पहली रसोई का खाना बना लिया तूने, और ये क्या अगड़म तगड़म बना लिया। हम लोगों को ये सब खाना पसंद नहीं है, हमें 10 तरह के कढ़ी चावल खाना पसंद है। क्या कढ़ी? क्या हुआ बहू, इतना चौंक क्यों रही हो? कढ़ी ही तो बोला है। और अब एक काम करो, ये सारा खाना उठाकर वापस ले जाओ और हमारे लिए गर्मा गर्म 10 तरह की कढ़ी चावल बना लो। चलिए भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि 10 तरह की कढ़ी चावल कैसे बनेगी। गुंजन अपने हाथों में सारा खाना उठाकर रसोई में आती है और सारे खाने को डस्टबिन में डालकर सारे जूठे बर्तन को धोकर कहती है, बोलिए नंद जी, कैसी कढ़ी बनानी है 10 तरह की? हाँ सुनिए, आप एक सिंपल कढ़ी बना दीजिए, एक मट्ठे वाली कढ़ी, एक अचार वाली कढ़ी, एक आमचूर वाली कढ़ी, एक प्याज पकौड़े वाली कढ़ी, एक बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी, आलू के पकौड़े वाली कढ़ी, और एक में सरसों का तड़का डालकर कढ़ी बनाना, और एक में कड़ी पत्ता डालकर कढ़ी बनाना, और एक कढ़ी 5 तरह के फौरन डालकर बनाना, और 10 तरह के चावलों में से चावल लेकर चावल बना लेना। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, आप फटाफट ये 10 तरह की कढ़ी चावल बना लो, हम लोग डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। अब 10 तरह की कढ़ी सुनकर गुंजन का माथा चकरा जाता है। हे भगवान, ये कैसे ससुराल वाले हैं, इतनी कढ़ी कौन खाता है? अपने पीहर में तो सिर्फ एक ही कढ़ी जानती थी मैं। अब गुंजन अलग अलग भगोने में तरह तरह के बेसन के घोल बनाती है, कुछ सब्जियों को काट कर उनके पकौड़े तलती है और 10 तरह की कढ़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सभी परिवार को सर्व करती है। ये 10 तरह की कढ़ी डाइनिंग टेबल पर देखकर जो मजा आया है ना, वो तुम्हारी मटर पनीर और दाल मखनी को देखकर जरा भी नहीं आया था बहू। सॉरी पिताजी, मुझे पता नहीं था कि आप लोगों को सबसे ज्यादा कढ़ी पसंद है। वैसे कढ़ी तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था और आपकी शक्ल पर जो 12 बजे थे, मुझे नहीं लगा था कि आप 10 तरह की कढ़ी चावल इतनी स्वादिष्ट बना लोगी। अब सभी लोग कढ़ी को खाकर गुंजन की बहुत तारीफ करते हैं और उसके बाद सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं गुंजन 10 तरह की कढ़ी बनाकर बहुत ज्यादा थक जाती है, इसीलिए वह बिना कुछ खाए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी देर शाम लंच में 10 तरह की कढ़ी बनाकर मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अब रात के डिनर में कुछ हल्का बना लेती हूँ। अब जैसे ही कुकर में दाल की सीटी बजती है, तभी सोफे पर बैठी सुधा और गायत्री कहती है, हाँ दैया, ये हमारे घर में सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है? हमारे घर में तो कुकर में कुछ नहीं बनता, कढ़ी तो कढ़ाई में ही बनती है। जरा देख कर आना गायत्री। माँ जी, मैं अभी देख कर आती हूँ। गायत्री रसोई में आती है तो वह देखती है कि गुंजन ने कुकर में दाल चढ़ा रखी और पतीले में चावल, जिसे देख गुंजन भड़कते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो बहू? तुमने किससे पूछकर ये कुकर में दाल चढ़ाई है? तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बताया था ना तुम्हारी ननद ने कि हम सबको कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है। तभी वहां पर गुंजन की जेठानी हेमानी आती है। क्या हुआ देवरानी जी, 10 तरह की कढ़ी चावल बनाकर हालत खराब हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा कि सुबह जब इतना कढ़ी खाया तो रात में कुछ हल्का बना लूं। अब इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। तभी वहां से हेमानी भी गुजर रही होती है, जिसे रोकते हुए गुंजन कहती है, सुनिए जेठानी जी, थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। ये अकेले 10 तरह की कढ़ी चावल बनाने से मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो मैं क्या करूं देवरानी जी, कोशिश करिए, हो जाएगा। जब मैं आई थी तो मुझे भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सब सीख गई और आपके आने के बाद अब थोड़ी तो फुर्सत मिली है। अब आप चाहती हैं कि मैं फिर से आपकी मदद करूं और 10 तरह की कढ़ी चावल बनाऊं? ना बाबा, मुझसे नहीं होगा, खुद कर लो आप।
हिमानी बहाना करते हुए अपनी देवरानी को रसोई में अकेला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद गुंजन अकेले ही 10 तरह की कढ़ी चावल बनाना शुरू करती है। वो पहले बेसन को घोलती है, फिर कुछ पकौड़े को तलती है और कुछ कढ़ी में कढ़ी पत्तों से तड़का लगाती है, कुछ में सूखी मिर्च से, किसी में दही तो किसी में लस्सी डालकर 10 तरह की कढ़ी तैयार करती है और डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। वाह भाभी, आप तो कढ़ी बनाते बनाते कढ़ी में चैंपियन होती जा रही हैं। इतना स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है। हाँ सच में गुंजन, तुमने बहुत बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट कढ़ी बनाई है। एक काम करता हूँ, कल घर पर अपने ऑफिस के सीनियर्स को बुलाकर लेकर आता हूँ। वो लोग राजस्थानी हैं और उनको कढ़ी खाना बहुत पसंद है। ओ भाई साहब, मेरा पहले यहाँ पर इतना दिमाग खराब हो चुका है 10 तरह की कढ़ी चावल तीनों टाइम बना बनाकर। अब ये महान हस्ती अपने ऑफिस के सीनियर्स को भी बुलाकर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ले आइएगा, मैं बना दूंगी। अब अगले दिन विवियन अपने ऑफिस के सीनियर्स को डिनर पर लेकर आता है और गुंजन उन सभी के 10 तरह की कढ़ी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। विवियन भाई, कढ़ी तो खाना चोखो बनो है। कढ़ी फुटारी कढ़ी बनो है विवियन भाई। मुझे राजस्थानी तो नहीं आती, पर थैंक यू सो मच सर। अब तो अपनी प्रमोशन पक्की समझो। कुछ देर बाद विवियन के सभी ऑफिस सीनियर्स उसके घर से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह, माँ जी बेसन खत्म हो गया है तो खाने में क्या बनाना है? हाय दैया गायत्री, बेसन कैसे खत्म हो गया? रुक, मैं फोन करके अभी एक ठेला बेसन घर में मंगवाती हूँ। अब कुछ ही देर में घर के बाहर ठेले भर के बेसन के कट्टे आ जाते हैं और लेबर उन कट्टों को उठाकर रसोई में रखकर वहां से चले जाते हैं। जब पोता बहू अब 10 तरह की कढ़ी चावल बना कर तैयार कर दे। अब गुस्से में दांत पीसती हुई गुंजन रसोई में जाती है और 10 तरह की कढ़ी चावल और बड़े बड़े भगोनों में चढ़ा देती है। बहुत हो गया, मैं आज ही विवियन जी से बात करूंगी, मैं नहीं बना सकती हूँ। और ये 10 तरह के कढ़ी चावल, सभी लोग 10 तरह के कढ़ी चावल को खा रहे होते हैं। सभी को खाना खिलाने के बाद गुंजन अपने कमरे में जाती है जहां विवियन लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तुम्हें तुम्हारी वाइफ पर जरा भी ध्यान नहीं है क्या? ध्यान कैसे नहीं होगा, मुझे तो बहुत ध्यान है। ऊपर से मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, तुम्हारी 10 तरह की कढ़ी चावल खाने के बाद ऑफिस के सीनियर्स ने मेरी प्रमोशन कर दी है। ओ प्लीज विवियन, तुम तो ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता भी है कि सुबह शाम 10 तरह की कढ़ी चावल बना बनाकर मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। ऊपर से घर का एक भी सदस्य मेरी मदद नहीं करता। तुम कुछ बोलो ना अपने घर वालों को, उन्हें बोलो कि 10 तरह की कढ़ी चावल खाना बंद कर दें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या गुंजन? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मेरे पूरे परिवार वालों को 10 तरह की कढ़ी चावल खाना बहुत पसंद है और मुझे भी। तो क्या तुम मेरे लिए भी नहीं बनाओगी? और माँ तो ये बात कभी नहीं मानेगी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है विवियन, कोई बात नहीं। अब अपने पति से भी गुंजन को कुछ खास मदद नहीं मिलती। अब गुंजन फैसला लेती है कि वह 10 तरह के कढ़ी चावल बनाएगी, सिर्फ ससुराल वालों के लिए, लेकिन खुद नहीं खाएगी। माँ जी, 10 तरह की कढ़ी चावल रेडी है, खा लीजिए। सभी परिवार के सदस्य फटाफट 10 तरह के कढ़ी चावल को खाने लग जाते हैं, लेकिन किसी की भी नजर गुंजन की हालत पर नहीं जाती। गुंजन दिन पर दिन पतली दुबली होती जा रही थी, बीमार पड़ती जा रही थी। तभी एक दिन गुंजन रसोई में 10 तरह की कढ़ी चावल बना ही रही होती है कि वो वहां पर बेहोश हो जाती है। पूरा परिवार रसोई में पहुंचता है। गुंजन को फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। गुंजन जी की हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लगता है कई दिनों से खाना नहीं खा रही है। शरीर में एनीमिया के लक्षण सामने आए हैं। खाना तो तीनों टाइम बन रहा था, फिर बहू ने खाना नहीं खाया क्या? माँ, ये सब हमारी वजह से हुआ है। गुंजन ने मुझसे कहा था कि उसे कढ़ी बनाना और खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी उससे 10 तरह की कढ़ी चावल बनवाते रहे, जिसका नतीजा उसने ये दिया है कि वो हमको बनाकर 10 तरह की कढ़ी चावल खिलाती रही, लेकिन खुद ने खाना पीना छोड़ दिया। अब गुंजन जैसे ही होश में आती तभी सारा परिवार उससे माफी मांगते हुए, बहू हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हमने कभी भी तेरी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा और अपनी इच्छाएं तुझ पर जबरदस्ती थोपते रहे और पूरी करवाते रहे। अब गुंजन सबको माफ कर देती है और इस हादसे के बाद गुंजन के ससुराल वाले के 10 तरह के कढ़ी चावल खाना भी छोड़ देते हैं।